Hello everyone, welcome to Commerce Studies. I am Surbhi Soni, founder of Commerce Studies. आज हम बात करेंगे आपके 11th कॉमर्स के एक स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है OCM मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। ओके, तो इस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार हम टॉपिक्स देख लेते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। इस चैप्टर में आपको कॉमर्स का और बिजनेस का इंट्रोडक्शन दिया है। स्पेसिफिकली इस चैप्टर में बोला क्या है कि कॉमर्स मतलब क्या होता है और बिजनेस मतलब क्या होता है, ये दो टर्म्स जो है वो इस चैप्टर में आपको समझाई गई है। देन उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर है ट्रेड। अब देखो, इस यूट्यूब चैनल पे आपको आपके 4 सब्जेक्ट्स के यानी इको, ओसी, एसपी, अकाउंट्स 4 सब्जेक्ट्स के फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलते हैं। तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये मेरा 3rd सब्जेक्ट है जो मैं शुरू कर रही हूँ। अब तक मैंने एसपी और इकोनॉमिक्स के वीडियोस डाल दिए यूट्यूब चैनल पर इसी। अगर आपको देखना है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं वहां से, राइट। आज हम हमारा नया सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं दैट इज ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। और थोड़ा सा शॉर्ट में सब्जेक्ट के बारे में बता देती हूँ। 11th कॉमर्स में आपको ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का एक अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है सच में। दिस सब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटिंग टू अनदर लेवल ऑफ नॉलेज। मतलब इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इतना आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा जितना बाकी दोनों सब्जेक्ट करेंगे वो भी। ऐसा नहीं वो नहीं करेंगे, ऐसे ही थोड़ी डाले आपके सिलेबस में, पर ये उससे थोड़ा सा मतलब मुझे बेटर लगता है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे ना आपको बस आपने अभी तक जो 10th तक जो भी रियल लाइफ देखी है उसको बस यहाँ पे पिक्चराइज किया है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे बस उसको लिखा है जो आपने अब तक सीखा है, जिस तरह से आपने दुनिया अब तक देखी है कि ये जो बिजनेस है ये सब होते कैसे, तो ये सब यहाँ पे बस लिखा है। आपको वही यहाँ पे पढ़ना है जो आपने सच्ची में कहीं देखा है। तो ये एक टाइप का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पर मैं इसको प्रैक्टिकल मानती हूँ। क्यों? क्योंकि आपने जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में सब कुछ देखा है वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आपका चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। इस चैप्टर में सबसे पहले देखते हैं हमको पढ़ाई क्या क्या करना है, इस चैप्टर में हमको क्या क्या सीखना है। देखो, जब कभी हम कोई न्यू चीज सीखते हैं हमको पता तो होना चाहिए उसमें है क्या, राइट। तो हमेशा की तरह मेरी आदत है कि जब भी हम बुक खोलते हैं तो इस चैप्टर में हमको मेन टॉपिक्स क्या क्या रीड करने हैं, क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं ये आपको बताती हूँ। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा पढ़ते हैं वैसे इंट्रोडक्शन, यहाँ पे इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो दिया है पहले। देन इसके बाद सेकेंड पॉइंट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब पढ़ेंगे ना यार, आगे रुको जरा, सबर, पूरा वीडियो देखो। मैं पूरे चैप्टर का रिवाइज करने वाली हूँ इसमें, मतलब कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन है, वो भी टाइम वेस्टिंग नहीं है, राइट। हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, शांति से पढ़ेंगे। देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत सारे टाइप्स के एक्टिविटीज आते हैं, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, रुको सबर, धीरे आगे चल के पढ़ेंगे, राइट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ये 3 एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। देन उसके बाद बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बाप रे बाप, प्रॉफिट का रोल पूछा है बिजनेस में। प्रॉफिट मतलब क्या पता है ना आपको? अच्छा ठीक है, नहीं भी पता है तो आगे पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे कि इंडस्ट्री और कॉमर्स में बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया है, ये भी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और सबसे लास्ट में डिस्टिंग्विश, समरी और उसकी एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चन आंसर से वो, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। चैप्टर के इंट्रो में बेसिकली इतना ही बोला है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, राइट। एक इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी हम बाद में देखेंगे, पहले आता है नॉन इकोनॉमिक पे। क्यों? तो इसके कोई सब टाइप्स नहीं है ना यार। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैं सिंपल आपको बहुत प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ। अपने घर पे नाश्ते में डोसा बनता है कभी? डोसा, हाँ खाया होगा सबने, सबको याद आ रही होगी, राइट। तो ये जो डोसा है वो आपकी मॉम बनाती है, राइट। तो मुझे बताइए, आपने आपकी मॉम को अगर एक डोसा दिया, आपकी मॉम ने आपको 1 प्लेट डोसा दिया, तो आप वो डोसा खा लोगे। उसके बाद क्या आप मॉम को पैसे देते हो? ये ले मम्मी 30 रुपए प्लेट का तेरा डोसा था, ये ले 30 रुपीज, ऐसा कुछ होता है आपके बीच में? नहीं। अरे यार, मम्मी पैसे मांगने लगेगी तो क्या करेंगे हम, राइट। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ मम्मी ने हमको प्यार से कुछ बना के खिलाया है,
तो मम्मी को हम कोई मॉनिटरी रिटर्न नहीं दे रहे, राइट। मम्मी को कुछ प्लेट के हिसाब से पैसे वैसे दे रहे क्या, राइट। हम तो 2 से अगर घर पे बने तो भर भर के खाते, 6-6, 7-7, 200 से कुछ भी नहीं होता, राइट। मतलब उससे भी ज्यादा खाने की तैयारी रहती, क्यों, घर पे बन रहा है, मम्मी बना रही है, राइट। तो ये हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सुनो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अगर आप किसी होटल में जाते हो, वहां पे अगर आप डोसा खाते हो तो आपको पर प्लेट 30 रुपीज चार्ज करते हैं। वो जो आप उसको 30 रुपीज देते हैं ना, वो क्या है, मनी। और मनी जहां आती वहां इकोनॉमिक्स आता ही आता। ये दोनों मतलब इतने क्लोज है ना, पूछो ही मत, राइट। तो ये बात आ गई। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से, बिजनेस, प्रोफेशन एंड उसके बाद क्या, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये 3 तरीके आते हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब बिजनेस मतलब क्या, सुनो। बिजनेस मतलब देखो सिंपली आप कोई कुछ कर रहे हो, सपोज आपने कोई फर्म डाली, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई शॉप वगैरह कुछ भी डाली आपने, या आपके कोई ग्रुप वगैरह फ्रेंड सर्कल है उन्होंने मिलके, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो। मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल साथ में आया, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई फर्म स्टैब्लिश की है और उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, राइट। इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। खुद के खर्चे, खुद की जिंदगी सब कुछ चलाने के लिए आप ये सब कर रहे हो, खुद का प्रॉफिट, खुद का लॉस। अगर आपने अब तक एसपी का लेक्चर नहीं देखा ना, तो देख लो, उसमें ये पॉइंट मैंने बिजनेस का और भी अच्छे से समझाया, राइट। तो यहाँ पे बिजनेस मतलब आपको समझ गया, बिजनेस मतलब एक ऐसी एंटिटी जो कि लोग चला रहे हैं, और क्यों, प्रॉफिट कमाने के लिए। क्यों करता है कोई भी कोई काम, क्यों करता है, बस प्रॉफिट कमाने के लिए। आप कॉमर्स में आए हो, इतना हमेशा याद रखो, देयर इज अल्टीमेट मोटो ऑफ कॉमर्स इज प्रॉफिट, राइट। तो आगे चलो फीचर्स की बात करते हैं। देखो क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दोनों सिनोनिम्स है, एक ही चीज के लिए यूज होते हैं, राइट। अगर आप क्वेश्चन में कभी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा तो ये मत बोलना कि मैम ने तो फीचर्स पढ़ाए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से लिखूं, राइट। दोनों एक ही काम के लिए यूज होते हैं, एक ही चीज डिनोट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट फीचर है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहले ही तो बोला यार, पैसों में जो भी आता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, मॉनेटरी रिटर्न दे रहे हैं ना हम बिजनेस में। तो ये इसका पहला फीचर है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी इज रिलेटेड टू मनी एंड मॉनेटरी एंड एज वेल एज मॉनेटरी। इसमें अगर आप बात करते हो तो एक तो मॉनेटरी आ जाए या मनीज वर्थ आता है, एक मनी और दूसरा मनीज वर्थ। सेकेंड, 2 पार्टीज, देयर आर ऑलवेज 2 पार्टीज इन बिजनेस। कौन, एक सेलर, दूसरा बायर। जो बेच रहा है मतलब सेलर, जो बाय कर रहा है मतलब बायर, राइट। प्रॉफिट मोटिव, ओहो प्रॉफिट की बात की, आपके चेहरे पे खुशी आ गई होगी थोड़ी, है ना। प्रॉफिट मतलब क्या है, पैसा। जो आपके एक्सपेंसेस वगैरह सब खत्म होके आपकी जो भी इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस अगर लेस कर दो तो जो भी पैसा बचता है वो प्रॉफिट, राइट। आगे चलो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं, राइट। बिजनेसमैन जो होते हैं वो कुछ प्रोड्यूस करते हैं ना, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं भी करते तो सेल करते हैं, राइट। तो ये सब जो है वो उसको बोला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी एंड मनी इज वर्थ, राइट। फ्री में दे रहे हो तो नहीं बिजनेस, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मनी में मतलब पैसों में दे रहे हो या फिर पैसों के रिलेटेड है, सपोज मैंने मेरा ऑनर का फोन आपको दिया, आपने आपका कोई और दूसरा फोन मुझे एक्सचेंज किया, राइट। एक्सचेंज हो रहा है, राइट। तो इस कंडीशन में देखो, अगर मेरी कोई शॉप है, मैं आपको कोई सपोज ये पेंसिल है मेरी शॉप में और मैं पेंसिल आपको दे रही हूँ, राइट। तो ये पेंसिल की कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगी ना, फ्री में तो नहीं दूंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी, राइट। अगर कोई और देता है तो ले लो, मैं तो नहीं दूंगी, राइट। तो यहाँ पे ये बात बोलिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर व्हाट, फॉर मॉनेटरी एंड मनीज वेल्थ, मतलब पैसे या फिर पैसे की हिसाब की हुई दूसरी चीज। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफकोर्स यार बिजनेस है, किसी ना किसी में तो डील करता ही होगा ना, कुछ तो बेचेगा तो फिर पैसा कमाएगा ना। तो यहाँ पे बोला है अगर बेचना चाहते हो तो गुड्स बेचो, अगर सर्विसेज है तो सर्विसेज बेचो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो कंज्यूम करते हैं लोग हम डे टू डे लाइफ में। अरे यार इंटरनेट पैक ही देख लो अपना, अनलिमिटेड डाटा पैक या फिर अनलिमिटेड स्मार्ट पैक, मोबाइल के रिचार्ज वगैरह, ये क्या हो गया, कंज्यूमेबल गुड्स है। माना रे इनविजिबल है तो इनविजिबल भी तो असेट्स होती है ना, जरा सबर यार, अकाउंट्स के लेक्चर भी आने वाले उसमें आगे के पढ़ेंगे, ठीक है। कैपिटल गुड्स में, कैपिटल गुड्स मतलब क्या है, अकाउंट्स में पढ़ाऊंगी, बहुत डिटेल में अकाउंट्स में पढ़ाऊंगी, अभी इतना सिर्फ याद रखो। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जो आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, वो है तो बिजनेस चलता है, राइट। अब आ जाओ कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। अब क्या हुआ ना, मेरा एक फ्रेंड था, उसने क्या किया कि सपोज उसने उसकी कार थी वो बेच दिया और बोला मैंने बिजनेस किया नाचते हुए मेरे पास आया। मैंने उसको बोला भाई तू एक ही कार थी तेरे पास, तूने वही बेचा,
बेचा, तो इसमें बिजनेस कैसा? अगर ये रूटीन फंक्शन है तो ये बिजनेस है ना। एक ही अगर आप कुछ चीज बेच रहे हो जो आपके पास पहले से पड़ी हुई थी, ये कैसा बिजनेस है? या फिर जाके एक पेंसिल लाया और यही पेंसिल 4 रुपए में दूसरे किसी को सेल कर दिया, इट इज अ बिजनेस? नो, इट इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस मीन्स अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। लाइक आप मतलब कंटिन्यूअस सेल कर रहे हो, किसी से परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, किसी से परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, एक या दो चीज नहीं, राइट? कंटिन्यू चाहिए, रूटीन फंक्शन चाहिए आपका, राइट? रेगुलरिटी चाहिए ट्रांजेक्शन्स में। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज अनसर्टेन रिटर्न। आपको पता है बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा मतलब क्या? बहुत ज्यादा रिस्क होता है बिजनेस में। पता नहीं जब तक चला तब तक चला, नहीं तो नहीं, राइट? चला तो चांद तक, नहीं तो रात तक, ये आपको समझ के चलना पड़ता है। चाइना मोबाइल जैसा बिजनेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि सबके डूबते, पर पेशेंस चाहिए बिजनेस करने के लिए, ये बात यहाँ पे बोली है। द नेक्स्ट बात यहाँ पे बोली है एलिमेंट ऑफ रिस्क। देयर इज एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द बिजनेस। पॉइंट को नोट कर लो, जहां पे रिस्क है सिर्फ वहां पे प्रॉफिट है, जहां पे रिस्क है वहां पे बिजनेस है, राइट? अगर आप किसी रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाते हो तो आप कुछ प्रॉफिट कमा सकते हो लाइफ में। अगर आप लाइफ की बात करो तो देखो सेम ऐसे ही होता है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ी रिस्क लेते हो तो आगे जा पाते हो, राइट? तो ये बात यहाँ पे बोली है। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब आप कोई बिजनेस करते हो तो आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन करने वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, वरना कस्टमर बाद में दुकान पे नहीं आएगा। अब आपको पता है ऐसे पेंसिल जो होते हैं वो बहुत मतलब अंदर से कुछ कुछ पेंसिल ना टूट जाते हैं। जब हम उसको शार्प करते हैं तो ऐसा कभी कभी होता है कि जो इसका पॉइंट है वो बहुत बार ऐसा होता है शार्प को टूट जाता है, होता है शार्प टूट जाता है, राइट? क्यों? खराब क्वालिटी है यार, तो मत मेंटेन करो ना ऐसी क्वालिटी। अगर है तो मत मेंटेन करो, राइट? देन अब हम पढ़ते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या है? स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। प्रोफेशन में हमेशा याद रखो स्पेशल नॉलेज और स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर स्पेशल नॉलेज कुछ है, कुछ पर्टिकुलर चीज का स्पेशल नॉलेज और उससे रिलेटेड आपके पास अगर कोई स्किल्स है तो आपको प्रोफेशनल माना जाएगा। कौन होते हैं प्रोफेशनल्स? डॉक्टर्स। कोई भी डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं, मैं तो नहीं बन सकती यार। जब मुझे बोला था 10th के बाद कि आपको साइंस लेना है या कॉमर्स, घर वालों ने पूछा था, मैंने सोचा 1 मिनट के लिए सच में मैं कॉमर्स लेने के लायक हूँ क्या? फिर मुझे ऐसा लगा अगर मैं साइंस लेती हूँ तो मैं दुनिया की सबसे खराब डॉक्टर बन जाऊंगी। हाँ बनूंगी, कोई ना कोई डॉक्टर जरूर बनूंगी, मेहनत करती थी, राइट? तो यहाँ पे ये बात आती है कि प्रोफेशनल कोई भी इंसान नहीं बन सकता। एक क्वालिटी चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए, उसके लिए एक स्पेशल स्किल्स चाहिए और नॉलेज भी चाहिए, तब जाके कोई बंदा प्रोफेशनल बन पाता है, राइट? तो यहाँ पे ये बात की गई है। देन अब प्रोफेशनल होते कौन है? डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, देन सीए, सीएस वगैरह, ये सब लोग होते हैं प्रोफेशनल्स, ठीक है? तो अब प्रोफेशनल्स है, इन सब के नाम गिनवा दिए तो पता ही होगा ये क्यों प्रोफेशनल है, क्यों स्पेसिफिकेशन किया है। अगर डॉक्टर हो तो ऑफकोर्स कोई ना कोई डॉक्टरी की डिग्री ली होगी। अगर सीए हो तो ICAI जो इंस्टीट्यूट है उससे सर्टिफिकेट मिला होगा। सीएस हो तो ICSI से सर्टिफिकेट मिला होगा, राइट? अब आओ फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स में पहला पॉइंट है एम। एम मतलब पैसा कमाना। सिंपल रे, हर पॉइंट में याद रखो, अगर एम बोला तो पैसा कमाना। सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अगर एम की बात बोली गई है तो वहां पे समझो कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा कमाने के लिए मतलब उस हिसाब से नहीं बनाई जाती है, ठीक है? बाकी सब जगह अगर कहीं भी आपको एम दिखे तो इतना याद रखो आपको पैसा कमाना लिखना है। अपने को एग्जाम में अगर पॉइंट लिखना है तो क्या लिखना है? एम क्या होता है? पैसा कमाना, प्रॉफिट मोटिव, राइट? क्वालिफिकेशंस, इनको स्पेशल क्वालिफिकेशंस चाहिए। इनको ऐसे ही कोई भी सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट में इनका क्वालिफाइड सर्टिफिकेट इनके पास चाहिए। देन क्वालिफिकेशंस में ये बात की है इनके पास एक खास नॉलेज, खास तरह का मतलब स्पेशल नॉलेज यार, स्पेशल स्किल्स। डॉक्टर के जैसे हर कोई थोड़ी ना चीर फाड़ मतलब वो स्पीचेस वगैरह वो सब कर सकता है, नहीं यार नहीं कर सकता। कुछ लोग तो चक्कर आके गिर जाते हैं। फाइनेंशियल रिटर्न्स क्या मिलती है प्रोफेशनल्स को? क्या मिलती है? फीस। प्रोफेशनल क्या मिलती है? फीस। अच्छा चलो बताओ बिजनेसमैन को क्या मिलता है? प्रॉफिट। उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट। बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट के लिए। और प्रोफेशनल्स अपनी दुकानदारी के लिए चलाते हैं, फीस के लिए। उनको बहुत मोटी फीस मिलती है। अब डॉक्टर की बात करो और उसमें डॉक्टर की बात हम कोरोना टाइम में कर रहे हैं, तो अभी आप ही मुझे कमेंट करके बताओ कि कितनी फीस ले रहे हैं डॉक्टर। देन उसके बाद कैपिटल। प्रोफेशनल्स को कैपिटल लगता है। अगर आपको कोई हॉस्पिटल वगैरह बनाना है तो कैपिटल तो लगेगा ना, पर ऐसा नहीं है कैपिटल मतलब बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है मानती हूँ लगता है,
पर आजकल बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है ना, आप रेंट पे लेके, मतलब लगता है खर्चा, ऐसा नहीं बोल रही हूँ नहीं लगता खर्चा, पर ठीक है लगता है थोड़ा, राइट। इतना मतलब जितना ये ह्यूज बोल रहे हैं उतना तो ह्यूज नहीं, बस 2-3 लाख रुपए लगते हो। 2-3 लाख रुपए आज के डेट में नॉर्मल है, ठीक है ना, नॉर्मल है। लोग करोड़ों पे पहुंचे, कम से कम हम लाखों तक तो पहुंचे। आगे चलो बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। अब ये रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप क्या लगता है, देखते हैं। देखो, जब भी आप डॉक्टर, सीए, सीएस, लॉयर वगैरह कुछ भी बनते हो, आपको रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप लेना जरूरी है। अगर सीए हो तो आईसीएआई की मेंबरशिप लेना, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अगर सीएस हो तो आईसीएसआई का रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप लेना कंपलसरी है, राइट। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है, ये कुछ बातें यहाँ पे। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अब मुझे बोलो, डॉक्टर की डिग्री मेरे फ्रेंड कर रहे हैं और उनकी जगह ऑपरेशन में मैं जाऊं, मैं ऑपरेशन करूं, कैसे पॉसिबल है? नहीं कर सकते ना। सीएस मैं हूं और मैंने भेज दिया अपने कुछ घर वालों को, जाओ मम्मी ऑडिट करके आओ, पॉसिबल है? नहीं ना यार। स्किल्स मेरे, नॉलेज मेरा, तो दूसरे किसी को कैसे ट्रांसफर करूं मैं? ये नहीं कर सकती, कभी भी नहीं करना चाहिए, राइट। आ जाओ 7th पॉइंट पे, नेचर ऑफ वर्क। कैसा नेचर है वर्क का? एक्सपर्ट। क्यों मैं एक्सपर्ट बोल रही हूँ यहाँ पे? तो पहले ही पॉइंट में हमने पढ़ा है स्पेशल स्किल्स, नॉलेज, या सब कुछ स्पेशल है तो बंदा एक्सपर्ट होगा ना, राइट। तो आगे चलो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? किसी और के ड्रीम्स पूरे करने के लिए आप काम कर रहे हो, मतलब किसी और के हाथ के नीचे एज ए नौकर, एज ए एम्प्लॉयमेंट, एज ए एम्प्लॉय आप काम कर रहे हो। नौकर बहुत छोटा वर्ड लगता है ना, राइट, पर कहीं कहीं एम्प्लॉयमेंट में बहुत अच्छा पैसा मिलता है। आईटी सेक्टर की बात अगर करें तो लाखों में उनकी पेमेंट्स होती है, राइट। तो यहाँ पे मुझे ये बताना है कि मैं कोई एम्प्लॉयमेंट को मतलब एकदम नीचे गिरा के नहीं दिखा रही आपको। अगर आप कल को सीएस भी बनते हो, सीए, सीएस कुछ भी बनते हो, कॉमर्स में भी ऐसे बहुत सारे फील्ड से जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो देन उसके बाद आपको अच्छी खासी सैलरी होगी। तो एम्प्लॉयमेंट भी एक अच्छा है। एम्प्लॉयमेंट में होता क्या है, आप किसी दूसरे के लिए काम करते हो और वो जो दूसरे के लिए काम करते हो वो आपको रिटर्न में क्या देता है? सैलरी। क्या देता है? सैलरी। बिजनेस में क्या मिलता है? प्रॉफिट। आपको प्रोफेशनल में क्या मिलता है? फीस। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है? सैलरी और वेजेस। ये बात याद रखोगे। देन आगे बढ़ो, इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर में क्या है? एम। बस एम में इतना याद रखो, अर्निंग मनी फॉर मीटिंग नीड्स। जो भी आपकी जरूरतें है उसको फुलफिल करने के लिए पैसा कमा रहे हो, पैसा ही पैसा, बस यही पढ़ना है हमको। सेकंड, क्वालिफिकेशंस। जैसा जॉब वैसे क्वालिफिकेशंस। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब, अगर मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब है तो जरूरी है कि वो बंदा मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए। तो जैसी जॉब वैसी रिक्वायरमेंट। अगर प्यून की रिक्वायरमेंट है तो उसको कुछ लगती नहीं, इंग्लिश वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लगता उसको, राइट। तो आगे चलो, मॉनिटरी रिटर्न। इसको क्या मिलता है? पहले ही बता दिया था, वेजेस और सैलरी मिलती है। कैपिटल, अरे भाई काम ही दूसरों के लिए कर रहा है, इसमें कौन सा कैपिटल लगेगा तुझे? नो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। रजिस्ट्रेशन, अभी ये कोई प्रोफेशनल थोड़ी है जो इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, यस, एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर नहीं हो सकती। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मेरे जगह मैं बोलूँ कि मेरा छोटा भाई आपको आके पढ़ाए, पॉसिबल है? आप पढ़ोगे उसे? नहीं पढ़ोगे ना यार, सिंपल सी बात है। तो ट्रांसफरेबल नहीं है। नेचर ऑफ वर्क, जैसा काम वैसा नेचर ऑफ वर्क, राइट। जैसी जॉब वैसे नेचर ऑफ वर्क। अगर जॉब कॉम्प्लेक्स है तो नेचर ऑफ वर्क कॉम्प्लेक्स, अगर जॉब इजी है तो नेचर ऑफ वर्क सिंपल, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। ओहो, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हमको देखना है। चलो, फर्स्ट है उसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इकोनॉमिक मतलब मनी रिलेटेड। मनी में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसके, बिजनेस हम क्यों करते हैं। अर्निंग प्रॉफिट, अरे कितनी बार पढ़ा चुके हो, फिर से नहीं पढ़ाऊंगी एक ही बार। अब आपको समझनी चाहिए, पढ़ो खुद से। स्पून फीडिंग इतनी भी अच्छी नहीं होती, बड़े हो गए हो, खुद के हाथ से खाना खाना सीखो। सर्चिंग न्यू कंज्यूमर्स, आपको हमेशा कस्टमर नए नए ढूंढने पड़ेंगे। जरूरी थोड़ी है आपके पुराने कस्टमर्स आपके साथ हमेशा रहे, नहीं पॉसिबल ना, और रहते भी नहीं है यार। कितनी मतलब एक चीज के लिए आज अगर देखने जाऊं मैं तो हजारों ऑप्शंस खुले पड़े हैं, क्यों फिर एक ही कस्टमर बार बार आपके पास आएगा? तो ढूंढो नए नए कस्टमर्स। आपको आपकी दुकान चमकानी है तो ढूंढो नया। इनोवेशन, जो दिखता है वो बिकता है, ये बात याद रखो लाइफ टाइम। जो दिखता है वो बिकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? एक ही चीज देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, सच में चलेगी क्या वो चीज मार्केट में? जरा आप सोचो, नहीं चलेगी, राइट। अब टिकटॉक के इतने वर्जन मार्केट में आ गए कि आप सोच भी नहीं सकते, और एक भी ठीक से नहीं काम करता है, एक भी ठीक से काम नहीं करता है, सच्ची। अगर कोई करता है तो बताओ कमेंट में,
वैसे मुझे नहीं जाना क्योंकि मेरा वो फील्ड ही नहीं है, राइट। चलो, इनोवेशन में बात की है, न्यू न्यू प्रोडक्ट्स इन्वेंट करो, नई नई कुछ टेक्नोलॉजी बनाओ, कुछ तो इन्वेंट करके बताओ ना। आपको पता है वो जो हम ब्रश करते हैं, राइट, पहले हम हाथ से ब्रश किया करते थे, अब उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रश आ गए जिसका अगर बटन दबाए तो वो अगर मुंह में पकड़े तो अपने आप दांत साफ होते। तो ये क्या है? इनोवेशन है भाई, कुछ नया दिखाओ, नया लाभ तो मार्केट में चलेगा। पुरानी पुरानी चीजें कब तक बिकाओगे रे? माना तुमने एडवर्टाइज बहुत अच्छी की, ओरल बी की, कोलगेट की, सबकी की, कुछ तो नया ला, हम बोर हो रहे वही वही चीजें देख के। देन बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, जितने आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उन रिसोर्सेस को इतने अच्छे तरीके से यूज करो, इतने अच्छे तरीके से कि आप उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाओ। मतलब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर एक स्टोरी है, सुन लो। गौतम बुद्ध की स्टोरी है, गॉड गौतम बुद्ध की स्टोरी है, सुनो। हुआ क्या था ना, इनका जो एक शिष्य था, शिष्य मतलब स्टूडेंट, इनका जो एक स्टूडेंट था वो इनके पास आया और बोला, गुरुजी मुझे कपड़े चाहिए नए। तो बोले ठीक है देता हूं, पर मुझे ये बात बता कि तुझे जो मैंने पुराने कपड़े दिए थे उसका तूने क्या किया? तो शिष्य बड़ा अच्छा था, शिष्य ने बोला, मतलब स्टूडेंट ने बोला कि गुरुजी जब तक वो कपड़ा पहनने लायक था मैं उसको पहना, जब वो पहनने लायक नहीं बचा तो मैंने उसको एज ए कंबल यूज किया, मतलब कंबल ओढ़ने के लिए रात में लगता है, राइट, उसके लिए यूज किया। जब वो कंबल के भी लायक नहीं बचा तो मैंने उसको पैर साफ करने के लिए कपड़ा बोल के यूज किया। अगर वो कपड़ा उसके बाद वो कपड़ा उस लायक भी नहीं रहा कि मैं उससे पैर साफ करूं, तो तब मैंने उसके छोटे छोटे जो धागे थे उसको एज ए बाती यूज किया। तो ये एज ए बाती यूज किया तो गुरुजी बहुत इंप्रेस हो गए। इसका स्टोरी के पीछे का मतलब क्या था मेरा बोलने का आपको, कि यार अल्टीमेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितने आपके पास चीजें हैं, जो भी आपके पास चीजें, उसको इस तरह यूज करो कि इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लो। देखो सिर्फ उसको एक कपड़ा मिला था पर कितने बार रीयूज किया, तो आपको जो वो फंड्स मिलते हैं, आपके पास भी जो फंड्स है उसको आप भी तो अच्छे से यूज करो, तो ये कुछ फायदा है ना, वरना फायदा क्या है यूज करके। चलो अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स, बाप रे बाप, सोसाइटी की सोशल बातें की गई है, चलो जल्दी जल्दी खत्म करती हूँ, राइट। सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट्स दो, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मत रखो। जैसे ये पेंसिल अच्छे क्वालिटी के यार, इसकी जो पॉइंट है वो टूटता नहीं, अच्छे क्वालिटी का। अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे घर के थोड़ा सा आगे अगर जाए मार्केट लगता है, तो मार्केट में ना बचा शॉप है बहुत सारे, वहां पे हमारे को जो सबसे नजदीक शॉप पड़ती है वो एक अंकल है, वहां पे बूढ़े है थोड़े एज में अच्छे खासे, वो आपको 10 रुपए की चीज बरोबर 12 रुपए में देंगे। क्यों देंगे? देते हैं, अब लेते हैं हम भी कभी कभार, जरूरत ज्यादा हो तो, आजू बाजू की शॉप्स बंद हो तो। ये क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत काम है ना यार। आप 10 रुपए की चीज 12 रुपए में क्यों दे रहे हो? लोगों की मजबूरी देख के? गलत बात है ना, बंद करो इसको। पर वो दादाजी नहीं मानते, नहीं बंद करते। चलो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखो जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हो, प्रोफेशन करते हो, तो आपको आपके हाथ के नीचे काम करने को 2-3 लोग और भी लगते हैं, तो ये जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली चीजें। देन वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, सोचो जो आपके लिए काम करते हैं एम्प्लॉयज, उनके लिए थोड़ा सोचो, उनके अच्छे के लिए, भले के लिए सोचो। हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, जो सोशल प्रॉब्लम्स है, कहीं बहुत ज्यादा स्लम है, कहीं बहुत ज्यादा गंदगी है, तो थोड़ा बहुत करो, खुद से साफ वगैरह करने का जिम्मा उठाओ थोड़ा। कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के भले के लिए कुछ तो करो। मुझे एक बात बताओ, आप बिजनेस करो, प्रोफेशन करो, एम्प्लॉयमेंट करो, कमाते कहां से हो? सोसाइटी से, तो इन रिटर्न भी तो थोड़ा बहुत दो ना सोसाइटी को। क्या जाता है, अगर वहीं से कमा रहे हो तो दो थोड़ा सा उनको भी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बाप रे बाप, प्रॉफिट का रोल पूछा है, प्रॉफिट का समझ रहे हो? प्रॉफिट क्या होता है सबको पता है यार, कुछ जो एक्सपेंसेस माइनस करके बचता है हमारे इनकम में से, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट, रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, सबसे पहला पॉइंट है इसका, रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसको रिटर्न देता। कब देंगे? जब प्रॉफिट हुआ तब देंगे। लॉसेस में कोई रिटर्न जाता है क्या किसी को? नहीं ना यार। तो अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो रिटर्न जाएगा। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा खासा है तो क्या आप वो प्रॉफिट को रिसर्च और डेवलपमेंट में भेजो? क्या आप उस तरफ थोड़ा सा पैसे लगाओगे कि यार प्रोडक्ट को ना और अच्छा बनाते हैं अपन? सोचेंगे, राइट? प्रॉफिट है तो सोचेंगे। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, अगर प्रॉफिट है तो बिजनेस के एक्सपांड करने के बारे में आप विचार कर सकते हो, बिजनेस की ग्रोथ करने के बारे में आप सोच सकते हो। कब? जब प्रॉफिट है तब। इंक्रीज एफिशिएंसी,
ट्रांसपेरेंसी, जो भी बिजनेस में अब तक काम चल रहा है उस काम को और बेहतर बनाने की कोशिश आप कब करोगे? जब आपके पास पैसा होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के लिए देन नेक्स्ट पॉइंट आता है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जीवन जीने के लिए भी तो प्रॉफिट जरूरी है ना यार। खर्चे अपने जो भी है, नेसेसिटीज जो नीड्स है अपने, वो फुलफिल करने के लिए भी तो प्रॉफिट लगता है ना। बिना प्रॉफिट के तो वो भी फुलफिल नहीं होंगी। देन उसके बाद रेपुटेशन, बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए थोड़ा करो एडवर्टाइजिंग वगैरह, इन सब बातों पे भी खर्चा करो। देन रिवॉर्ड्स फॉर रिस्क, अब हुआ क्या ना, ये एग्जांपल से समझो, ये एग्जांपल से ही समझने वाला पॉइंट है। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, अब क्या हुआ ना, कपड़े की शॉप थी, उसमें आग लग गई। एक एम्प्लॉय था वहां का, एक वर्कर था, उसने खुद की जान जोखिम में डाल के वो आग पे पानी डाला, बहुत पानी डाला, उसको बुझाया। मतलब जो लॉस था वो कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? उसने रिस्क लिया इस वजह से। तो भाई वो जो रिस्क ले रहा बंदा, उसको थोड़ा अप्रिशिएट करो। अब देखो ना, मैं भी तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ यार? बच्चों को ना थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, बस सपोर्ट मिल जाए। किस बच्चों को? जो इतनी महंगे महंगे ट्यूशंस नहीं लगा पाते उन बच्चों को ना यार। अब पता नहीं, आपने कहा क्लासेस वगैरह लगे और आपकी कितनी फीस है ये मुझे नहीं पता, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कोविड के सिचुएशन में उनके माता पिता, उनके मदर फादर सिर्फ फैमिली चला सकते, घर चला सकते, राइट? उनकी इतनी हेवी ट्यूशन फीस नहीं पे कर सकते, पर मेरी ट्यूशन फीस बहुत कम है एज रिलेटिव टू अदर टीचर्स, राइट? तो इस बात के लिए उनको रिवॉर्ड दो, जो उन्होंने रिस्क ली है, जो उस वर्कर ने, जो उस एम्प्लॉय ने रिस्क लिया था, उसके लिए उसको थोड़ा कुछ तो रिवॉर्ड दो ना यार। देन सर्वाइवल, अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो सबसे बड़ी बात कि बिजनेस सर्वाइव करेगा। अगर लॉसेस है तो बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा? चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटीज को दो हिस्सों में बांटा गया है, कौन कौन सी? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब इंडस्ट्री में क्या क्या है पढ़ते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये दो मेन है। जो आपको लास्ट पॉइंट दिख रहा है टेरिटरी इंडस्ट्री, दैट इज द सपोर्टिंग इंडस्ट्री, सपोर्ट करने वाली चीजें, हाँ, इस इंडस्ट्री में सारी, इसमें आपको कुछ भी ऐसा कुछ डीप में नहीं पढ़ना है, बस आपको जो जो चीजें सपोर्ट करती है वो सारी इसमें डाल दी गई है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आता है? एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक्स। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्राइमरी इंडस्ट्री में क्यों डाला गया है? सबसे पहले ये समझो, हमारी नेसेसिटी क्या है? फूड। फूड कौन लाता है? फार्मर्स। कहाँ पे बनता है ये? एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब क्या? जहाँ पे फार्मिंग करते हैं फार्मर्स, देन उसके बाद वो कुछ गुड, मतलब कुछ भी जो अनाज है वो प्रोड्यूस करते हैं, राइट? तो इसको बोला गया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, अब ये क्या है भाई? जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको जमीन में से निकालती है या फिर जहां भी वो अवेलेबल है उसको वहां से निकालती है, उसको यूज करती है, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब जेनेटिक्स, भाई जो प्लांट्स है उसको रिप्रोड्यूस करना, उसको मल्टीप्लिकेशन करना, उसको नंबर ऑफ प्लांट्स में बदलना, ये क्या है? जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स साइंस का पार्ट लगता है ना आपको? हाँ, 10 तक पढ़ा था आपने, ये साइंस का पार्ट था, बस एक छोटा सा पॉइंट हमको बोला है प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है। अब आप सेकेंडरी इंडस्ट्री में, सेकेंडरी इंडस्ट्री में है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग मतलब शुगर इंडस्ट्री, पता है आपको? जहाँ पे शुगर बनती है, हाँ, गन्ना जाता है फैक्ट्री में, शुगर निकल के आती है, वो वाला नहीं है आलू डालो तो सोना निकले, नो नो, पप्पू वाली बातें नहीं। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट पढ़ा रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहां पे आप कुछ गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहे हो। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन मतलब सबको इतना तो समझता है कुछ कंस्ट्रक्ट करना। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ना सिर्फ एक ही बात नहीं आती, बहुत सारी बातें आती, मतलब रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिज बनाना, ऐसी बहुत सारी बात है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आती है। और सबसे स्पेसिफिक बात एक याद रखो, इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री मतलब जहां पे बहुत सारे लोग, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते हैं हम इसको, मतलब अलग अलग बिजनेस करते हैं। अब सपोज ऐसी 10-12 ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत बड़ी बड़ी इंडिया में जो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ऐसे लाखों करोड़ों यहाँ पे बिल्डर्स है हमारे पास इंडिया में जो कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, तो वो इंडस्ट्री क्या होगी? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, राइट? एक पर्टिकुलर ऐसी इंडस्ट्री। अब कुछ इंडस्ट्री की अगर मैं एग्जांपल दूं तो बैंकिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो आपने पढ़ा, सर्विस इंडस्ट्री, दैट इज व्हाट? आईटी सेक्टर। इंडिया का आईटी सेक्टर इज वन ऑफ द ग्रोइंग आईटी सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला आईटी सेक्टर इंडिया का है। देन उसके बाद टेरिटरी इंडस्ट्री मतलब क्या है? सपोर्टिव सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे पॉइंट में
फर्स्ट लाइन में पढ़ो, दे प्रोवाइड सपोर्टिव सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। और एक बात ध्यान रखो, जब जब मैं तुमको पढ़ाती हूँ तब तब आपको क्या करना है, मेरे साथ ही बुक्स पढ़ना है। मेरे साथ साथ जो जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ, जैसे ही मैं बोलती हूँ आपको वीडियो पॉज करके पॉइंट पढ़ लेना है, ताकि याद रहेगा कुछ, ठीक है ना। और ओसीएम ना लेंदी है आपका, इसमें हर चैप्टर लेंदी है, तो वीडियो थोड़ा लेंदी होता ही है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि वीडियो छोटा बने, पर नहीं पॉसिबल ना यार। आप देखो चैप्टर कितना बड़ा है। मतलब यहाँ पे सपोर्टिव चीजें बोली गई है। सपोर्टिव में क्या क्या आता, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट। आपको पता है ये आपको 12th में जब आप जाओगे ना ओसीएम में, आपको आपके 12th ओसीएम के चैप्टर नंबर 4 में ये बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलो वहां पढ़ेंगे, तब तक साथ में रहने के लिए सब्सक्राइब तो करो, बेल आइकन को प्रेस तो करो। चलो आगे बढ़ो। कॉमर्स। अब कॉमर्स में क्या क्या आता है देखो, सबसे पहले कॉमर्स में बोला है ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या है, ट्रेड मतलब क्या देखेंगे ना यार। ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब कुछ आप चीजें बाय कर रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो, क्या, गुड्स और सर्विसेज, इसको बोला जाता है ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार, अगर आपकी लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो इसको बोलते हैं व्यापार, मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ट्रेड को जो है वो होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड में डिवाइड किया है। अब सुनो ध्यान से, होलसेल, आपने होलसेल मार्केट देखी, हाँ बहुत देखी होगी यार, बहुत सारी चीजें परचेज भी करते होंगे होलसेल मार्केट से आप। क्या होता है होलसेल मार्केट में, होलसेल मार्केट में देखो आपको चीजें ना बहुत सस्ते दामों पे, बहुत तो नहीं बोल सकते हाँ, पर थोड़ा तो फर्क होता ही है ना। जब आप कोई चीज बल्क में बाय करते हो तो आपको होलसेल मार्केट में वो सस्ती मिलती है, जबकि अगर हम रिटेल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आपको चीजें थोड़ी महंगी मिलती है। अब सपोज ये पेंसिल है, ये पेंसिल यहाँ पे मुझे 4 रुपीज में मिल रही है रिटेल मार्केट में। रिटेल मार्केट की बात कर रही हूँ, रिटेल मार्केट में अगर ये पेंसिल मुझे 4 रुपए में मिलती है, वही अगर मैं होलसेल मार्केट में जाऊं और एक बॉक्स खरीदूं पेंसिल का, तो मुझे ये पेंसिल 3 रुपीज में आएगी या नहीं। तो ये डिफरेंस है होलसेल और रिटेल मार्केट का, पॉइंट रीड कर लो। आगे बढ़ते हैं, फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। बाप रे, वो फॉरेन ट्रेड चाइना के साथ तो अब शायद नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, पर होगा फिर भी। ऐसा नहीं होता है कि ट्रेड बंद हो जाएगा, राइट, इतने फाइटिंग कर रहे हैं फिर भी, हाँ होगा यार। चलो इंपोर्ट ट्रेड। बाप रे, इंपोर्ट मतलब क्या होता है, कितने हेवी वर्ड्स लग रहे हैं। इंपोर्ट मतलब जब आप गुड्स और सर्विसेज किसी और कंट्री से परचेज करते हैं। सपोज हमने अमेरिका से कुछ राफेल वगैरह, राफेल तो नहीं परचेज किए थे, पर फिर भी सपोज कुछ हमने परचेज किया अमेरिका से, तो क्या होगा, इंपोर्ट। अगर हम यहाँ से दुनिया को स्पाइसेस भेजता है इंडिया, आपको पता है दुनिया को जितने भी स्पाइसेस चाहिए वो इंडिया में मिलते हैं, सोचो कितने प्राउड की बात है। तो एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ से स्पाइसेस, इंडिया से दूसरी कंट्री में जा रहा है, ये क्या है, एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे और एक पॉइंट दिया है, दैट इज इंटरपोर्ट। अब आप पूछोगे ये कौन सा ट्रेड है यार, तो ये कॉम्बिनेशन है। अब देखो होता क्या है इसमें, अगर सपोज आपने चाइना से कुछ गुड्स मंगाए, वही गुड्स आपने अफ्रीका को बेच दिए, वही के वही, बस इधर से आया इधर बेच दिया, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जन कर दिया इसका, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड, राइट। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट भी हो रहा है और ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे, उसी कंडीशन में, उसी डेट पे एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब क्या, सपोर्टिव थिंग्स टू ट्रेड, मतलब ऐसी चीजें जो सपोर्टिव रोल निभाती है आपकी व्यापार में, आपके बिजनेस में। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। अगर आपको गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं, ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ना यार। अभी देखो इंडियन रेलवेज बंद है तो हमारी हालत कितनी खराब हो रही है, राइट। तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकंड, वेयर हाउसिंग। गुड्स जब बनते हैं और जब वो कंज्यूम होते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। अगर सपोज ये पेंसिल 1 तारीख को बनी तो जरूरी नहीं है 1 तारीख को ही बिके, क्या पता बिकेगी भी नहीं, क्योंकि 2 महीने तो अभी मार्केट बंद था ना यार, लॉकडाउन था। तो इस वजह से ये पेंसिल अब 2 महीने रखना कहाँ पे, तो इस वजह से एक कंसेप्ट लाया गया वेयर हाउस का। वेयर हाउस मतलब जहां आप अपनी गुड्स स्टोर कर सकते हो, उसको बोलते हैं वेयर हाउस। इंश्योरेंस, अगर कहीं आग लग गई, फायर इंश्योरेंस है तो बेनिफिट मिलेगा ना, तो कंपनी वाले आके आपको पैसा देंगे। इंश्योरेंस में एक बात याद रखो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी LIC। अब इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, ये भी हमको 12th में पढ़ना है। चलो आ जाओ 12th में जल्दी से। और 12th में यही वीडियोस वगैरह 12th कॉमर्स के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करो अपने अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ, जिसको आपको लगता है ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करो।
देन उसके बाद एडवर्टाइजिंग, सॉरी बैंकिंग छूट गया। बैंक में क्या होता है, बैंक सिंपली डिपॉजिट रखता है, लोगों से पैसा लेता है, लोगों को ही लोन प्रोवाइड करता है। डिपॉजिट लिया, लोन प्रोवाइड किया। डिपॉजिट लेते हैं 5% ब्याज पे, मतलब अगर आप डिपॉजिट किसी बैंक में करवाते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है 5%। वही अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो वो आपको लोन देते हैं 8% पे। ये जो बीच में 3% का गैप आ रहा है ना, ये क्या होता है, बैंक का प्रॉफिट। नॉलेज के लिए बता रही हूँ, पॉइंट में नहीं लिखा है वरना ढूंढते रह जाओगे लाइफ टाइम। एडवर्टाइजिंग, जो दिखता है वो बिकता है। प्रोडक्ट अगर बना रहे हो, सर्विसेज अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो एडवर्टाइज भी करना मस्त है। देख नहीं रहे हो क्या यार, मतलब छोटे छोटे चीज की एडवर्टाइज होती है, छोटे छोटे। आप अगर डोसे का वो अगर पैन की बात करो तो मुझे ऐसा लगता कि कुछ है ना यार, वो जो ऐश्वर्या एडवर्टाइज करती है, क्या हॉकिंस, क्या, हाँ राइट, वही हॉकिंस नाम का एक ब्रांड है जो कि वो पैन बनाता है डोसे वाला, वो सब तो एडवर्टाइज करते ना, तो इसका मतलब है एडवर्टाइज। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है, रेडी हो जाओ। मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट मतलब क्या है। अब देखो, अभी मैं सिचुएशन के हिसाब से बात कर रही हूँ। अभी ना एक कृषि बिल आया, फार्मर्स के लिए एक बिल प्रेजेंट हुआ है जो कि पास भी हुआ है, प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल गई है। तो इसमें क्या होता है, देखो मर्केंटाइल एजेंट में फार्मर्स आते हैं मंडी में। आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी मंडी होती है, अनाज की मंडी, जहां पे ये फार्मर्स अपना जो है वो जो भी इन्होंने प्रोड्यूस किया है क्रॉप, वो यहाँ पे सेल करते हैं। वो ब्रोकर, वो जो मंडी में इनका अनाज खरीदता है, वो दूसरे किसी को जाके सेम अनाज सेल करता है फॉर मोर कॉस्ट, मतलब ज्यादा अपना थोड़ा सा प्रॉफिट उसमें लगा के वो सेल करता है। तो ये ब्रोकर को क्या मिलता है, कमीशन। तो यही बात यहाँ पे लिखी है पॉइंट में, रीड कर लो। देन उसके बाद कम्युनिकेशन, मीठा बोलोगे तो लोग मानेंगे बातें, अगर तीखे से किसी को भी बोलोगे तो कोई बात नहीं मानेगा। क्यों, आजकल की लाइफ में हर कोई अपना एक स्टेटस रखता है यार। अब मैं बड़ा हो गया, आपको भी तो लग रहा होगा ना, 11th में आए तो आप थोड़े से बड़े हो गए, राइट। तो हर कोई अपना एक स्टेटस रखता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए बस एक बोला है, तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है आज की डेट में। क्यों, अरे यार कितना मॉडर्न लाइफ आई है, अब कितना सब कुछ बदल गया है, तो आपको भी तो खुद को बदलना पड़ेगा ना। या फिर 1960 जैसे अभी भी क्या पोस्ट से चिट्ठी भेजते रहोगे, नहीं ना यार। अब तो सेलफोन आ गए, ईमेल आ गए, व्हाट्सएप आ गया, आप चाहे तो बस 1 मिनट में आगे वाले को मैसेज भेज सकते हो, बस 1 मिनट में। और आप भी मुझे बस 1 मिनट में कमेंट कर सकते हो नीचे आपको ये वीडियो कैसे लगा, क्योंकि ये हमारे वीडियो का लास्ट पॉइंट था। इसके बाद आपको डिस्टिंक्शन कुछ दिया है, देखो बच्चे ये खुद आपको पढ़ना है, और मैं बोल रही हूँ पढ़ना है तो कुछ इंपॉर्टेंस है इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि इसी में से डिस्टिंग्विश आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो बस ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। डिस्टिंग्विश आपको एग्जाम में 5 मार्क के लिए आते हैं। 5 मार्क के लिए आपको कम से कम 7 पॉइंट्स लिखना पड़ता है, वो भी बहुत अच्छे से। अगर टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो सिंपली टेस्ट सीरीज बाय कर लो ना, बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे टेस्ट सीरीज है। इंक्वायरी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां पे कॉल करो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है I am Surbhi03, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।